आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर महागठबंधन एनडीए सहित विभिन्न दलों के लिए सारे समीकरण बदल चुके हैं और चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। 2020 में देखना होगा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किस पार्टी के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते हमारे संवाददाता गोपाल शर्मा ने अलग अलग जगह जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लिया और लोगों से उनकी राय ली। वैसे तो बिहार में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किन मुद्दों को लेकर वहां की पार्टियां मैदान में उतरती हैं और जनता किसे राजगद्दी पर बिठाती है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, आइए जानते हैं वहां की जनता की राय। मैं गोपाल शर्मा अभी इंडिया न्यूज़ की तरफ से यहाँ न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए अभी आप जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार इलेक्शन 2020 का चुनाव का घोषणा हो चुका है और ये चुनाव 3 फेज में हो रहा है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। मैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र का कवरेज करने के लिए, जो पटना से करीब 45 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे है, और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन इतनी आसान नहीं रहती किसी एक पार्टी के लिए। तो गठजोड़ की सरकार, गठबंधन की सरकारें 2-4 गठबंधनें बंद करके जिसमें अलग अलग पार्टियां एक साथ होकर के इलेक्शन लड़ती है, और इसी के संबंध में सारे पार्टी अपने अपने गठबंधन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चुनाव सभा करते हैं। इन सारे पार्टियों का जैसा कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और कृषि पे, हर एक मुद्दों पे कुछ न कुछ उनका अपना वादा भी रहता है और उस वादे के तहत लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं कि उनका वोट मिले। मैं एक ऐसे ही इशू को लेकर के यहाँ पे आया हूँ। आप देखिए यहाँ पे कभी 2001 में एक ट्रॉमा सेंटर विक्रम में खुली थी कभी, जो उस समय राजद की सरकार थी, लेकिन उद्घाटन के बाद आज उसका उद्घाटन होने के बाद आज तक उसका कायदे से उद्घाटन हुआ नहीं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर सरकारें बदल जाने के बाद क्या एक सरकार के समय में यदि। मैं गोपाल शर्मा इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपने विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी कवरेज के तहत मैं अभी अरवल में हूं, जो पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जदयू और भाजपा की सरकार चल रही है और ये पिछले 15 साल से जदयू की सरकार है और इसके साथ भाजपा भी सरकार में है। और भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ ये कवरेज करने और पता करने कि जो हमारे देश के जो बहुसंख्यक के साथ साथ जो एक अल्पसंख्यक समाज है, वो अल्पसंख्यक समाज की अपनी हमेशा परेशानियां रही है, वो आखिर वो इस चुनाव में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और पिछले 15 साल से जो सरकार है उसके तहत इनके विकास के लिए, इनके समाज के लिए क्या कुछ हुआ है, इसका हम अभी जायजा लेते हैं। देखिए, अभी आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है सबका विश्वास सबका विकास, तो विश्वास से पहले हम विकास के ऊपर आते हैं। आज से 5-6 साल पहले औरंगाबाद से पटना की रोड इतनी खराब हुआ करती थी कि यहाँ से पटना जाने में कम से कम 4 घंटा लगता था और एक दिन में आप अपना काम करके वापस नहीं आ सकते थे। तो उस खराब रोड की विकास की जो बात थी, उस स्थिति में मामला ये था कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, 85% लोगों को भी जाने में 4 घंटा लगता था और 15% वाले लोगों को भी जाने में 4 ही घंटा लगता था। तो अगर देश का विकास होता है तो चाहे वो 85% वाले बहुसंख्यक हों या 15% वाले अल्पसंख्यक हों, सब लोग उसमें बराबर हैं। आज बिजली के क्षेत्र में ठीक है, अलग बात है कि पूरे इंडिया में सबसे महंगी बिजली बिहारवासी खरीदते हैं, लेकिन चूंकि एक सुविधा उपलब्ध है तो महंगा पे ही संतोष है। उसमें 85% वाले भी संतोष कर रहे हैं, 15% वाले भी संतोष कर रहे हैं। अब जहां तक विश्वास की बात है तो ये सरकार की सिर्फ पॉलिसी है, विश्वास किसी को नहीं है, चंद एक को छोड़कर। इसलिए विश्वास नहीं है कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। हम कहते तो बहुत अच्छा है, हर मामले में नया लिफाफ डाल करके पुराने, जिसको कहा जाता है कि सियरवा उहे बा और रंगवा बदलले बा,
वही हाल है। पुराने लिफाफ में पुराने मटेरियल को नए पैकेजिंग में डालने का हर चुनाव से पहले एक घोषणा रहती है। इसलिए विश्वास तो किसी भी राजनीतिक दल पर पूर्ण रूप से नहीं है। कोई कम अविश्वासी है, कोई ज्यादा अविश्वासी है, लेकिन एनडीए सरकार जो है ये सिर्फ छलावा का काम की है पिछले 6 साल में पूरे देशवासियों के लिए, और 15 साल में बिहार की एनडीए सरकार ने पूरे बिहार वासियों के साथ सिर्फ छलावा ही छलावा किया है। सरकार का एक बात ये भी रहता है कि यदि हम रोड बनाते हैं तो रोड सबके लिए होता है, हॉस्पिटल बनाते हैं सबके लिए होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ बहुसंख्यक के लिए है और अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समाज का सरकार से क्या अपेक्षाएं क्या है, और यदि ये अपेक्षाएं हैं तो क्या वो प्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और यदि पहुंचाते हैं तो उसका क्या होता है? देखिए, अपेक्षा सरकार से सारे लोगों की होती है और सारी अपेक्षाओं को की पूर्ति करना सरकार के लिए संभव भी नहीं है। लेकिन जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है, सपोज करिए कि अरवल के इलाके से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीता या किसी और इलाके से कोई मुस्लिम एमपी या एमएलए या मुखिया कोई भी हो गए, तो वो मुखिया मुसलमान जरूर हैं, एमएलए मुसलमान जरूर हैं, लेकिन वो पहले अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब 3 तलाक के ऊपर, एनआरसी के ऊपर राज्यसभा में जो वोटिंग हुई और लोकसभा में जो हुई, तो वो सारे पार्टी अपना व्हिप जारी करते हैं। हम भी संविधान के थोड़ा बहुत जानकार हैं, आप चूंकि जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं तो आप ज्यादा जानकार होंगे। पार्टी का व्हिप होता है, उसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ एक पार्टी का कार्य करता है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। तो इस बात पे अगर क्वेश्चन उठाना है कि भाई वो एमएलए मुसलमान था, उसने आपका साथ नहीं दिया, वो पहले अपने पार्टी के लिए वफादार है, बाद में मुसलमान है, या पार्टी के लिए वफादार है, बाद में हिंदू है, या बाद में जैन है, बाद में बौद्ध है। तो इसलिए ये उठाना कि आपका प्रतिनिधि है वो मेरा प्रतिनिधि नहीं, वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुसलमान को टिकट दिया, मुसलमान जीत गए, वहां से किसी गैर मुस्लिम को टिकट देता, गैर मुस्लिम जीत जाते। इसमें तो हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं, वो अपने पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप बताइए, आप बताइए, एक सवाल है मेरा कि जैसे कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व, मुसलमानों की क्या प्रतिनिधित्व, कितनी प्रतिनिधित्व, कोई सरकार कितना प्रतिनिधि को अपने अल्पसंख्यक समाज से खड़ा करता है, नहीं करता है, या फिर क्या उनके मसाइल हैं वो महत्वपूर्ण है? आपके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है, रिप्रेजेंटेशन आपके प्रतिनिधित्व के थ्रू, या फिर आपके मसाइल महत्वपूर्ण हैं कि जिसका हल किया जाए? मसाइल तो बहुत है, मसाइल कोई हल ही नहीं करना चाहता है। अब प्रतिनिधि का कह रहे हैं तो प्रतिनिधि को कोई खड़ा होगा तब ना भाई, उस लायक ही नहीं है। मुस्लिम में बहुत ज्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, उस लायक नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, इसलिए कोई देता ही नहीं है पार्टी को। और मसला तो बता ही दिया आपको कि गरीबी है, ज्यादातर लोग मजदूरी करके जी खा रहे हैं किसी तरह, टायर का मिस्त्री, दर्जी का दुकान, तो बेग का काम, जरी का काम, इसी करके किसी तरह दाल रोटी चल रहा है, बस और कुछ नहीं। जब पिछले 15 साल जो लालू राज रहा है, राजेडी की सरकार रही, उसके बाद ये 15 साल जदयू की सरकार रही है जो भाजपा के साथ रही। यदि ये आप इधर का 30 साल का यदि आकलन करें तो इसमें किस सरकार में कुछ बेहतर हुआ या क्या कुछ हुआ, आप थोड़ा सा बता। हमारे लिए दोनों सरकार बराबर ही है, उसमें भी ज्यादा बहाल हुआ और इसमें कुर्मी ज्यादा बहाल हुआ, मियाँ जी बहाल नहीं हुआ। उसमें ज्यादा बहाल हुआ, इसमें ज्यादा कुर्मी बहाल हुआ, कोई फर्क नहीं मियाँ जी को पड़ा। जो कल था वो आज है। शबे गम बेकसी ही बेकसी है, तमन्ना रोते रोते सो गई है। आगे एक आखिरी बात कि आखिर आप क्या रास्ता देखते हैं, क्या देखते हैं कि किस तरह की अपेक्षाएं आपकी अपेक्षा है जो पूरी होनी चाहिए? अपेक्षा यही है कि लोगों में गरीबी दूर हो। अब अपने आप करना पड़ेगा, कोई सरकार तो आएगा नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ने पर ध्यान दो बाल बच्चे का, ज्यादातर यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई अशिक्षा है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो पढ़ावे। जरा सा सियाना बच्चा हुआ, टायर के मिस्त्री में भेज दिया, कोई टेलर में भेज दिया, कोई गधा में भेज दिया, यही है। किसी तरह जी खा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ाओ, बाल बच्चे को पढ़ाओ। बेटा तक को तो देख लिया, पोतों को देख रहे हैं कि वही दर्जी का काम कर रहा है। आगे अल्लाह है, लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह से कहो सरकार क्या करेगा, यही बात। तो इस तरह से हमने जो वादे की यहाँ के लोगों से और खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, तो एक तरह से एक निराशा है कि पिछले हालिया यदि पिछले 15 साल लालू राज की हो
या फिर अभी जो 15 साल जदयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार हो, खास करके इनके मसाइल को हल करने के लिए, इनके समस्याओं को हल करने के लिए अभी कुछ विशेष कुछ हुआ नहीं। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, एक नए नए स्लोगन बनते हैं और इन पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी की चाहिए। फिर भी हम भरोसा करते हैं कि जो सरकार अभी है और उसके बाद अगली सरकार यदि कोई चुन के आती है तो इनके मसाइल और उनकी समस्याओं पर तवज्जो देगी, ताकि ये विश्वास करें जो स्लोगन जो सरकारें दे रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वाकई उस पर कुछ भरोसा जमे। धन्यवाद। गोपाल शर्मा, इंडिया न्यूज़ की तरफ से। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार इलेक्शन 2020 के दिन घोषित हो चुके हैं और ये 3 फेज में इलेक्शन है। और यहाँ पे मैं अभी सिगोड़ी एक जगह है जो पालीगंज जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके अंतर्गत हूँ। सरकार का जैसा स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी के तहत वो सब लोगों का ख्याल रखेगी। अभी जो इलेक्शन जो हो रहा है इसमें एक और स्लोगन है कि सरकारें सब लोगों के लिए जॉब की मुहैया कराने के लिए वो सब अपने सभी दल अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सब लोगों को करीब 19 लाख जॉब देने का वादा कर रही है तेजस्वी सरकार, जिसके साथ और भी पार्टियां हैं। और उसके दबाव में आकर के भाजपा गठबंधन और जदयू का गठबंधन, वो भी सरकार ये वादा कर रही है कि वो भी जॉब देगी और 19,000 जॉब देगी। और जो आरजेडी की जो सरकार है उसने वादा किया है कि वो 10 लाख जॉब देगी। लेकिन हम उसके अलावा एक और बात हम करना चाहते हैं कि जो लोग एमएसएमई जो सेक्टर है उसके तहत जो खुद अपना एंटरप्रेन्योर बन करके जॉब कर रहे हैं और उसके तहत कुछ और लेबर लोगों को रख करके अपना काम कर रहे हैं, आखिर उसके लिए सरकार क्या कर रही है। मैं उसी का असेसमेंट करने के लिए, उस चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए मैं एक सिगोड़ी के एक जगह पे आया हूं जो पालीगंज थाना में है, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो मैं यहाँ के बुनकरों से ये बात पूछता हूँ कि आखिर उन लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति क्या है और उनके ये जॉब करने में उनके क्या तकलीफ आ रही है, उनको ये इस तरह का अपना पूरा ये बिजनेस करने में क्या तकलीफें आ रही है, उसके बारे में मैं यहाँ पे ये आकलन करने आया हूँ। बताइए यहाँ पे आप लोगों को ये क्या दिक्कत आ रही है आपका अपना बिजनेस करने में? बिजनेस करने में यही दिक्कत है कि हम लोगों को जो हम लोग माल उत्पादन करते हैं हथकरघा द्वारा, जबकि गांधी जी का कथन था कि देश का विकास जो है देहातों में ही निहित है, जबकि यहाँ पर हम लोग देहात में इतना बढ़िया उद्योग चलाते हैं, हथकरघा उद्योग, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई भी हम लोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बाजार की कमी है, हम लोगों को सरकार द्वारा किसी तरह का अनुदान, जो कर्ज भी मिला कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले, उसको भी अभी तक, जबकि पहले की सरकार माफ़ कर देती थी और ये सरकार जो है और 3 गुना हम लोगों को इसको भरना पड़ रहा है। जो हम लोग किसी भी तरह का पैसा खाता में रखते हैं बैंक काट लेती है। अब बताइए कि इस स्थिति में एक तो लॉकडाउन में हम लोगों को कोई कहीं से आमद नहीं और उसके बाद भी 2-4 पैसे खाते में थे वो भी बैंक ने काट लिया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें, हम लोग भुखमरी का शिकार हैं। अच्छा, आपकी उम्र को देखते हुए यदि मैं पिछले 30 साल का आकलन करूं, पिछले 15 साल जो आरजेडी की सरकार थी सो, और अभी जो 15 साल जो जदयू और भाजपा की सरकार रही है, इसमें इस पिछले 30 सालों में किसमें आपने बेहतर कुछ देखा है कि जो आपके लिए कुछ सहायता कर पाई है सरकार? सरकार जो है 15 साल के पहले हम लोगों को सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार द्वारा हम लोगों को अनुदान भी मिलता था, सरकार कर्ज देती थी, वो भी माफ़ कर दिया जाता था। इसलिए जहां अगर देखा जाए माली हालत की स्थिति, माली हालत को देखते हुए वो सरकार बेहतर थी, लेकिन माली हालत को देखते हुए वो सरकार बेहतर थी। और अगर देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से तो ये नीतीश की सरकार बेहतर है। इसने हम लोगों को सुरक्षा तो दिया लेकिन पेट पर लात मार दिया। हम लोग पेट के मारे हुए हैं, तमाम बुनकर भूख मर रहे हैं, कोई उस पर तवज्जो नहीं, कोई सरकार का ध्यान नहीं।
सरकार को चाहिए कि बाजार की व्यवस्था करे, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम लोग किसी भी सरकार से खुश नहीं हैं। अभी जो सरकार चल रही है 15 साल में, नीतीश के सरकार से खुश नहीं है। खुश सिर्फ इसलिए हैं कि बिजली कम से कम है और मतलब सुरक्षा में है, लेकिन पेट पर लात मार दिया गया। अच्छा, सरकार से आप लोगों को कुछ अनुदान कभी मिला है? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में अनुदान मिला था, वही 15,000 के अप्रोक्स में मिला था, बस वही अनुदान था। उसके बाद में लोन दिया गया था जो आज तक माफ़ नहीं हुआ। तो जो अनुदान यदि मिला है तो अनुदान आपके लिए सहायक हुआ या बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए? अनुदान तो सहायक ही है ना। अगर मान लिया जाए कि कोई 15 साल या 10 साल में एक बार अनुदान अगर 15,000 रुपया दिया जाए, तो आप बताइए कितना दिन चलेगा? बुनकर कितना माल खरीदेगा, कितना स्टॉक करेगा? 10 साल में अगर एक बार दिया जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि उस 15,000 का क्या होगा। ये स्कॉलरशिप लड़कन का होता है तो साले साल दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं कि स्कॉलरशिप साले साल दिया जाता है, लेकिन बुनकर का 10 साल में एक बार अनुदान, और वो भी उसके बाद में नज़र ही नहीं आया। और लोन दिया गया तो कभी माफ़ी नहीं हो रहा है, सब्सिडी आ रहा है, वही कट जा रहा है। और फिर दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात जो है सरकार के पास पहुँचे, वो ये है कि हम लोग 400 के लगभग यहाँ लूम है। हम लोग बुनकर हैं, उत्पादन कर रहे हैं, शर्टिंग का भी उत्पादन करते हैं, बेडशीट भी उत्पादन कर रहे हैं, और चादर, लुंगी और भी पैंट का कपड़ा, ये सब उत्पादन होता है। तो सरकार जो है खादी मॉल का, जिसे मान लिया जाए कि पटना में खादी मॉल है, ठीक है, तो खादी मॉल बनाया गया तो इसी पर्पज़ से बनाया गया होगा ना कि बुनकर जो माल बनाती है वहाँ पहुँचे, हाँ, उसका प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे, जैसे उसी के लिए बना होगा कि बुनकर को सहयोग मिले। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जब बुनकरों के लिए बना है तो कौन से ऐसे लोग बीच में हैं जिनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जो बुनकर है ही नहीं? अगर सरकार बुनकरों तक बुनकर कार्ड पहुंचा सकती है तो सरकार जो है बुनकर से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिलवा सकती है बुनकरों को कि हम लोग पूरे गांव का माल जो है सप्लाई दें? हम लोग से ज़्यादा था खादी मॉल, ज़्यादा नहीं है। हम लोग उसको सप्लाई इतना दे सकते हैं, अगर वो खरीदने के लिए जैसे मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेने के लिए अगर तैयार हो तो सिगोड़ी के अलावा कहीं से भी मतलब ज़रूरत नहीं है, सिगोड़ी पूरा माल जो है खादी मॉल को दे सकती है। लेकिन हम लोग के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। हम लोग माल कहाँ बेचते हैं भाई? तो खोजते चलते हैं। ये लोग जो है अपना अपना माल अगर बन भी रहा है, जो बुनकर गरीब हैं वो लेके घूम रहे हैं गांव देहात ऐसे घूम रहे हैं, कोई ले छोटा मोटा दुकान घूम रहे हैं। तो ये उद्योग आपका लगाया हुआ है जी, आप एंटरप्रेन्योर हैं एक तरह से? जी, अपना पर्सनल है। हम लोग प्राइवेट स्तर से काम कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट का हम लोग को अगर मिले सहयोग मिले तो हम लोग आगे बढ़े। आप यहाँ पे एक तरह से लेबर हैं जी बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? हम लोग का दिक्कत यही है कि जो माल इनका सप्लाई अगर नहीं होता है तो जो हमारा काम किया हुआ मजदूरी है ये भी फंसा हुआ रहता है। आपको जो आपके मालिक हैं उनसे क्या अपेक्षा रहती है और आपको सरकार से क्या अपेक्षा रहती है? मालिक से देखिए कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, इसलिए कि हम पूरा जानते हैं इसके बारे में। इसमें कुछ है नहीं, ना ज़्यादा बचत है और ना बढ़िया बिक्री है कि इनसे कुछ उम्मीद रखेंगे कि आज 10 रुपये मीटर 20 रुपये मीटर है तो 30 रुपये मीटर दिया जाए। इसलिए कि इसमें बचता कितना है ये हम खुद जानते हैं। मेरा अपना भी चलता है, घर पे चला रहे हैं, जो परिवार हमारा काम कर रहा है उसको जब बन जाता है तो दुकान में जाते हैं लेकर के, दुकान में देते हैं जहाँ 120 रुपये की गमछी जोड़ा है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से हम यही कोई चाहते हैं कार्ड बने या ऐसा कुछ, क्या कि अपेक्षा है सरकार से? बुनकरों को पहचान करके ही बुनकर कार्ड दे, यहाँ आकर के पहचान करे और जो बुनकर काम करने वाला हो उसको देख करके दे। ऐसी अंधाधुंध न दे के चले जाए, ऐसा ठीक नहीं है। अभी जो बटा है कुछ दिन पहले उसमें आधा से ज़्यादा बुनकर छूट चुका है, और जो माल हम लोग तैयार करते हैं वो माल सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाए कि हमारा जो उत्पादन है वो ले लेगी सरकार। अच्छा, एक बात आप बताइए कि ये जनप्रतिनिधि तो यहाँ जरूर आते होंगे अपने वोट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनसे अपनी समस्या क्या कभी रखते हैं? जी बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ तवज्जो दिया इन बातों पे? जो है ना सब जो जुमलेबाजी है खाली। अगर उनको कहा जाता है कि इस तरह बुनकर की स्थिति है तो अच्छा ठीक है हो जाएगा। अब जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तो खैर 5 साल तक तो नज़रें नहीं आते हैं, वो तो दूर के बात है, क्या मने काम करेंगे।
अरे रहता कि मान लिया जाए कि जीत गए हैं, जीतने के बाद कभी 5 साल में 1-2 बार चले आए हैं गांव में, जनता से मिल लिए। अरे यहाँ तो हम लोग का जो है ना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता है कि आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ काम होता नहीं है यहाँ पर। अभी देखिए सबसे बड़ा चीज़ था कि इतना बड़ा आबादी है इस गांव का, इसके अलावा इसके अगल बगल भी आबादी है, ठीक है। यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, शायद उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो लगभग कई सालों से ऐसी बंद पड़ा है, ना डॉक्टर है ना नर्स है, ऐसी पड़ा हुआ है। हम लोग प्रयास भी किए थे और यहाँ जो मौजूदा जो विधायक थे या उससे पहले भी जो विधायक आए थे सबको कहा गया कि इस हॉस्पिटल को चालू करवाइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार भी घोषणा किए थे कि आपका हम चालू करा देंगे, वो भी नहीं, बुनकर के लिए भी घोषणा करके गए थे कि आप लोग का माल जो है हम जो है मार्केटिंग उपलब्ध कराते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, क्या सोच के आते हैं वोट लेके और कहाँ गायब होते हैं पता नहीं चलता है। फिर आवेंगे तो वही बात, अच्छा ठीक है से बनवा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आती है कि सरकारें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का स्लोगन जरूर देती है और लोगों को जॉब मुहैया कराने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो में वादा करती है, मगर जो लोग खुद अपना MSME जो सेक्टर है उसके तहत अपना उद्योग लगा रहे हैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिहार में एक अच्छा इमेज जा सकता है कि बिहार में लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जॉब की मांग ही नहीं करते हैं, खुद अपना उद्योग लगा करके अपने लिए और इस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। उसके लिए भी जब स्थिति ग्राउंड जीरो पे आकर के जब देखते हैं तो लगता है कि सरकारें सिर्फ वादा करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उस जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से जो हैं उनसे अपना बातें वहाँ तक पहुँचाती है कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद भी उनकी समस्याओं पे शायद तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ज़रूरत है कि सरकारें वादा करने के बजाय यहाँ की ग्राउंड जीरो पे आकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ों को, समस्याओं को देखें और उसके लिए क्या वो समस्या को हल करने में क्या अपना योगदान दे सकती हैं, उस पे अपना ध्यान दें। पालीगंज में उसके तहत में लोगों से अभी यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं उनसे मैं बात करूँगा कि आखिर एक अलग तरह का एक प्रयोग है, इस प्रयोग के तहत आखिर उनका क्या कहना है। जो इस बार एनडीए, जो बिहार की एनडीए है उससे अलग होकर के चिराग पासवान लोजपा के अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी एक यूथ है और यूथ सोच के तहत तो लड़ रहे हैं। उनकी सोच कुछ अलग है, युवाओं के लिए कुछ करने की सोच है। ये कहते एलजेपी के जो तेजस हैं चिराग पासवान का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, मगर जो नीतीश कुमार है उनके साथ नहीं है। आखिर ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस पर उनकी अपनी राय हो सकती है, केंद्र में रह करके और यहाँ अलग हो करके ये कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए केंद्र की राजनीति अलग होती है, वहाँ अलग का विकास होता है, वहाँ की सोच अलग है, बिहार की विकास अलग है। और बिहार में उनके नज़र में ये है कि यहाँ की हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं गड़बड़ा गई हैं, शिक्षा का स्तर गड़बड़ाया हुआ है, बेरोजगारी की स्थिति ज्यों की त्यों है और एक युवा सोच के तहत तो लड़का आया है। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट पे क्या बोलेंगे? क्या ये जो खास करके जो जदयू और भाजपा का जो एक कंबाइंड है वो उसके विरुद्ध जो है लड़ रहे हैं एलजेपी के कैंडिडेट, तो ये आखिर वो केंद्र में तो सभी एक साथ थे, केंद्र की जो राजनीति है उसके साथ, लेकिन यहाँ बिहार में इनको क्या एक दूसरे से परेशानी है? परेशानी नहीं है। चिराग पासवान का महत्वाकांक्षा बहुत ऊंचा है और वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और वो अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जदयू का विकास और नरेंद्र मोदी का, भाजपा का, दोनों का विकास अभी भी बिहार में बोल रहा है। जहाँ जाइए आपको सड़क, रोड, 24 घंटा बिजली, और यहाँ पर तेजस्वी यादव भी कुछ आपको चिराग पासवान को बरकराने की कोशिश कर रहे हैं और ये संभव नहीं हो सकता है। आप इस प्रयोग के बारे में आपका क्या राय है? एलजेपी के, हाँ एलजेपी, खास करके एलजेपी के बारे में। एलजेपी आखिर क्या एलजेपी इस तरीके से यहाँ ये नीतीश को सपोर्ट कर रही है, विरोध कर रही है, क्या कर रही है? एलजेपी नीतीश को विरोध कर रहे हैं। मेन उनका नीतीश से एनडीए में दिक्कत है और उनके विरोध खड़ा करके उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं। इससे क्या मिलेगा? इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनका खुद सब पार्टी का विधायक हार जाएंगे।
लेकिन वो हटा देंगे, कुछ न कुछ तो बिगाड़ देंगे। साथ रहला पे, एकजुट रहला पर असमंजस जो पैदा है होल है, वो असमंजस नहीं रहता है। तो कैंडिडेट डालकर भाजपा के ही नेताओं को अपने पार्टी में लाकर कई जगहों पर खड़ा किए हैं, जिससे असमंजस पैदा हो गया है वोटरों के बीच और वोट बंटता नजर आ रहा है। अच्छा, एक अजीब बात है खास करके पालीगंज में कि ये प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं एलजेपी वाले, और यहाँ पे जदयू को कहते हैं विरोध कर रहे हैं। तो ये आखिर प्रधानमंत्री को ये किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे कहते? देखिए, अब विचार होती है उनकी, ठीक है, वो उनके विचार से संतुष्ट होंगे, बट नीतीश कुमार के विचार से शायद संतुष्ट नहीं होंगे, या उनकी काम से वो संतुष्ट नहीं होंगे। एलजेपी वाले चिराग पासवान, हो सकता है इसलिए उनको विरोध कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ ऐसी खामियां भी हुई है, मान लेते हैं कि शिक्षा से लेकर रिलेटेड हुआ है, तो शिक्षा में हर एक साल बदलाव होती है, तो इस पर बच्चों का भी प्रभाव होता है। स्वास्थ्य को भी लेकर देखिए, अगर वहाँ से आती है दवा भी आती है और हम लोग को अति पर नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है कि एलजेपी वाला इस चीज़ को सुधारने के लिए या चेंज करना चाह सकता है कि 15 सालों किए इस तरह का, तो हम उससे और अलग हट के करना चाहते हैं, उससे और विकास करना चाहते हैं। तो उनकी विचार शायद नीतीश जी से नहीं मिल रहा होगा, उनकी बात मतलब कि समझ में नहीं आ रहा होगा, और उनकी नरेंद्र मोदी की उनकी समझ में आ रही होगी और उनके विकास को देख रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि उनके। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद एलजेपी के माध्यम से भाजपा करीब 243 सीट पे लड़ रही है, क्या ये कहना सही है? नहीं सर, ऐसा तो सही नहीं है सर। अब अभी जो आप इससे पहले जो कुछ सवाल किए उस पर मैं कहना चाहूँगी कि एलजेपी गुड़ खाती है और गुलगुला से परहेज कर रही है, क्योंकि वो एक विशेष अच्छी खासी संख्या बल को शिखंडी बनाकर और उसको निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप गठबंधन में हैं तो सबका साथ दीजिए। इस तरह से आप जदयू का विरोध करते हैं और मोदी जी का मतलब उनके साथ आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा गठबंधन है, तो यहाँ पर जो हमारे योगी जी आए थे तो वो किसके लिए वोट मांग के गए? तो मतलब आपको तो निकाला जा रहा है, आप जबरदस्ती भाजपा को पकड़े हुए हैं। मेरी थिंकिंग तो यही है सर। अच्छा, ये फाइनल आपसे बातचीत मैं करना चाहूँगा कि ये किस तरीके से एलजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, या ये कहीं ना कहीं ये पूरी खिचड़ी को खराब कर रहे हैं और ये तेजस्वी को ही सपोर्ट कर रहे हैं एलजेपी वाले? हाँ, एक तरफ यह माना जाए कि बैक सपोर्ट तेजस्वी को ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि पूर्व में भी इस तरह का एक काम कर चुके हैं। जब एक वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिए थे, जहां सत्ता होती है वहीं ये जाते हैं, और आज भी इनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह जागी है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब नीतीश 15 साल रह गए हैं, उनको हटा करके मैं मुख्यमंत्री बनूं, और इसी को लेकर के यह प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति रहती है। इस तरीके से यदि ये बात को कंक्लूड किया जाए तो एक बड़ी अजीब असमंजस की स्थिति है, जिसमें जनता भी कंफ्यूज हो गई है कि आखिर वो एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं वो प्रधानमंत्री को वाकई जो अपने जो बात बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके वाकई हनुमान हैं और हनुमान की भूमिका में हैं, या वाकई जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर वो अपनी जो वोट बेस है उसकी वो पहचान करने के लिए जा रहे हैं, या फिर एक और एंगल है कि वो तेजस्वी को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ के नतीजे आने के बाद ही शायद पता चलेगा कि आखिर इनकी पूरी मंशा क्या थी। पालीगंज से मैं गोपाल शर्मा, इंडिया न्यूज की तरफ से धन्यवाद।